फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पार्ट 2 है। किसका पार्ट 2 है? एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का, जो मैंने चैप्टर 1 बता रखा है। चैप्टर 1 कौन सा है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका पार्ट 1 मेरे चैनल गोलू ट्यूटर पर अपलोडेड है, जिसमें हम लोगों ने सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ रखा है। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पूरा डिटेल ले रखा है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, प्लेनेट क्या होता है, प्लेनेट क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होता है, और स्टार क्या होते हैं, पोल स्टार क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में देख रखा है। ठीक है, आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट देखेंगे? सेकंड पार्ट। देखने से पहले ये क्या करिए, मेरा चैनल है, जो भी नया है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं आज हम लोग सीधा इसके आगे वाले टॉपिक पे। जो आज हम लोग को पढ़ना है वो है सोलर सिस्टम। क्या पढ़ना है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। हिंदी में क्या बोलते हैं? सौर मंडल। आज हम लोग को मेनली इसी के बारे में पढ़ना है, सौर मंडल के बारे में। ठीक है, तो पहले ये सोलर आया कहाँ से? सोलर, सोल होता है एक सोल। सोल को रोमन जो माइथोलॉजी था, रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से, माइथोलॉजी मतलब होता है कोई कहानी जो कुछ भी इमेजिन करके बना दिया जाता है। जैसे रामायण है हम लोगों का, रामायण है, ये भी एक माइथोलॉजी है। महाभारत है, ये भी एक तरह का माइथोलॉजी ही है। ठीक है, एग्जैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है किसी को नहीं पता, बस किताबों में लिखा है तो लोग मानते हैं, हो सकता है। वैसे ही रोमन में है, रोमन का एक माइथोलॉजी, उसमें सोल को क्या बताया गया है? सोल का मीनिंग बताया गया है सन गॉड। सोल का मीनिंग बताया गया है सन गॉड। सोल का मीनिंग क्या बताया गया है? सन गॉड। तो यहीं से सोलर आया है। सोलर मीन्स फिर क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू सन या रिलेटेड टू सन गॉड। ठीक है ना, तो रिलेटेड टू सन। ये जो सोलर सिस्टम है तो सन से ही रिलेटेड है, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है? सन होता है। जो हम लोगों का सोलर सिस्टम उसमें क्या है? सेंटर पे सन है, इसके चारों तरफ प्लेनेट घूमते रहते हैं। ठीक है, 8 प्लेनेट ऐसे इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब इन प्लेनेट के चारों तरफ घूमने वाले क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं। इन प्लेनेट के चारों तरफ क्या घूमते हैं? सैटेलाइट्स। इसमें क्या देखने में आ रहा है कि जो सन है वही इन सबका क्या है? सेंटर है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सोलर सिस्टम, क्योंकि सन ही इसका सेंटर है। और सोल को रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड बताया गया है, इसी से बना दिया गया हम लोगों का सोलर, और ये सोलर सिस्टम हो गया है या सौर मंडल हो गया है। सोलर सिस्टम में अब जानेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। तो सोलर सिस्टम में मेनली क्या आता है? पहले तो सोलर, सोलर किससे लिया गया है? सन। सन क्या है? सेंटर है। सबसे पहले तो सन ही होता है, क्योंकि सन ही इसका सेंटर है। तो सबसे पहले सन को लेंगे, इसके बाद से 8 प्लेनेट को लेंगे। 8 प्लेनेट्स होते हैं। इसके पहले हुआ करते थे 9 प्लेनेट, लेकिन फाइनली क्या हुआ है? जो था प्लूटो, प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया, इसको ड्वार्फ प्लेनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, ये अगस्त 2006 तक क्या था? एक प्लेनेट था, पूरी तरह प्लेनेट था। इसके बाद से ये ड्वार्फ प्लेनेट बन गया। तो अब कितने प्लेनेट बचे हैं टोटल? 8 प्लेनेट। एक सन है, 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट के अगल बगल घूमने वाले सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स के साथ अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, जाके वहाँ देख लीजिएगा सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं। ठीक है ना, तो सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इसके बाद से मीटियोरॉइड्स हैं, मीटियोरॉइड्स प्लस एस्टेरॉइड्स। ठीक है, मीटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स। आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? ये सोलर सिस्टम क्या है तो जान लिए। अब सोलर सिस्टम के जितने पार्ट हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये इन पांचों के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो प्लैनेट में हम लोग मेनली जानेंगे अर्थ के बारे में भी, और सेटेलाइट में हम लोग मून के भी बारे में जानेंगे। इतनी सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। तो अभी तक जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए चलते हैं, एक एक के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्या है? यहाँ पे हम लोगों का सन है। क्या है? सन। तो सन से रिलेटेड पहली बात जान लीजिए, ये सेंटर है किसका? सोलर सिस्टम का यही सेंटर है। यही एनर्जी का स्रोत भी है, एनर्जी का स्रोत भी है। जितनी एनर्जी आती है सोलर सिस्टम में, सबका स्रोत मेनली यही है। ये बहुत बड़ा है, वेरी बिग, बहुत बड़ा है। बहुत सारी एनर्जी देता है, लार्ज हीट एनर्जी देता है। ठीक है, बहुत सारा हीट एनर्जी देता है। और ये मेनली बना हुआ है किसका? गैसेस का बना हुआ है, मेड अप ऑफ गैसेस। मेनली इसमें कौन कौन से गैस हैं? हाइड्रोजन है और हीलियम। ये क्या करता है? हाइड्रोजन और हीलियम के
फ्यूजन एनर्जी देता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एक दूसरे से फ्यूज करता है, एक बड़ा पार्टिकल बनाता है और इसके साथ क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होता है। एनर्जी लिबरेट होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फिशन हो रहा है। कौन सा फिशन हो रहा है, न्यूक्लियर फिशन हो रहा है। ये न्यूक्लियर फिशन की वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। किसकी वजह से, फिजन की वजह से। बस फिशन याद करिएगा, जहाँ फिशन आए टिक मार दीजिएगा। फिशन की वजह से सूर्य में इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में एक और बात जान लीजिए। पहले सूर्य के बारे में एक और बात जानिएगा, उससे पहले जान लीजिएगा सूर्य का स्ट्रक्चर क्या है। सूर्य का सबसे अंदर होता है एक कोर कहते हैं जिसको, ठीक है, कोर कहते हैं। उसके बाद से आता है इनर लेयर, ये रहता है इनर लेयर। इसके बाहर आता है आउटर लेयर, आउटर लेयर रहता है। और आउटर लेयर के सबसे बाहर ये होता है कोरोना, कोरोना, कोरोना होता है, इसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, इसको कोरोना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में सन डिवाइडेड होता है। और ये जो फाइनल जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, इसी में गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं का क्या होता है, फिजन होता है और यहीं पे ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोर का होता है, ये बात याद रखिएगा। बस सन के बारे में इतनी बातें जान लीजिए, काम आएगा आपके आगे कहीं, ठीक है। नासा ने क्या किया था, सन के ये कोरोना के बारे में जानने के लिए क्या लाया था, सोलर पार्कर मिशन लाया था। सोलर पार्कर मिशन लाया था नासा सन पे। सन के कोरोना के बारे में जानने के लिए कितने हीट एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से होती है, उसके लिए नासा ने क्या भेजा था, सोलर पार्कर मिशन सन को भेजा था, ठीक है। सन क्या है, सन स्टार ही है। बाकी सारे स्टार के जैसे सन भी एक स्टार है। अब इतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि ये प्लेनेट यानी पृथ्वी अर्थ के बहुत करीब है। बाकी और सारे स्टार से कंपेयर किया जाए ना, तो ये अर्थ के बहुत करीब है, अर्थ के बहुत करीब है। अर्थ के बहुत करीब कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये भी फिर भी बहुत करीब है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसकी लाइट की एनर्जी हम लोगों को मिलती है, ठीक है। सन के लाइट की एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है। इसी से जितने हर्बिवोर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। यही सनलाइट ना रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और भोजन भी नहीं बन पाएगा। जैसे हम लोगों का जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा बना था, ब्लू ग्रीन एल्गी आया था पृथ्वी पे। जब कोई नहीं था तो सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी का आए थे पृथ्वी पे रहने के लिए। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, काई होता है, काई देखे होंगे ना, यही सबसे पहले ग्रोथ हुआ था पृथ्वी पे। अब ये सनलाइट पाया, फोटोसिंथेसिस किया और ढेर सारा प्रोडक्शन हुआ। धीरे धीरे करते करते हम लोग भी आए हैं, ठीक है ना। वहाँ पे भी अगर सन नहीं रहता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, भोजन नहीं मिल पाता और वो वहीं का वहीं खत्म हो गया रहता, यहाँ तक नहीं पहुँचे रहते हम लोग, ठीक है ना। तो ये टोटल 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और उसके बाद से इससे जो सन रेज हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। कितने मिनट लगते हैं, 8 से 8.5 मिनट माना जाता है। 8 से 8.5 मिनट लगता है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में। इससे जो लाइट निकली है, सोचिए कितना दूर है, ठीक है ना। और दूसरी बात जान लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी तेजी से ये लाइट मूव करता है, तब जाके 8 मिनट के बाद पहुंचता है हम लोगों तक। सोचिए कितना दूर है, ठीक है ना। अभी इतना दूर होने के बाद भी हम लोगों को इतना हीट एनर्जी देता है, ठीक है। ये है सन के बारे में कुछ बातें जो आपके बुक में दे रखा है। इतनी बातें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा सन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी 6 के बुक के लिए ये इतना काफ़ी है। बाकी सोलर पार्कर मिशन के बारे में मैंने बताया, और सन के कोरोना के बारे में पता लगाने के लिए ही गई थी कि मेनली सन की कोरोना में आखिर क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो हम लोग का है प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। टोटल कितने प्लेनेट हैं, सबकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं ना। तो दूसरा टॉपिक है हम लोगों का प्लेनेट को क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं हिंदी में। ग्रह कहते हैं लोग ग्रहण लग गए, तो बस वही सारे ग्रह ही हैं कि ग्रह लग जाते हैं हम लोगों में। लोग कहते हैं ना शनि लग गया है, शनि का प्रकोप चढ़ गया है। शनि क्या है, शनि ग्रह से लिया गया है, ठीक है। देखिए अब कितने प्लेनेट हैं, टोटल 8 प्लेनेट हैं हम लोगों के। 9 प्लेनेट थे, लेकिन 2006 में अगस्त 2006 में 8 प्लेनेट हो गए। अगस्त 2006 के पहले कितने प्लेनेट थे, 9 थे। क्या था, एक 9वां प्लूटो था। प्लूटो को क्या कह दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट,
ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? पहला होता है मरकरी, हिंदी में बोलते हैं बुध। दूसरा होता है वीनस, हिंदी में बोलते हैं शुक्र। तीसरा है अर्थ, हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी। चौथा है मार्स, हिंदी में बोलते हैं शुक्र। ठीक, इसके बाद से आता है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। जुपिटर मतलब होता है ये तो मंगल है ना, मार्स को कहते हैं मंगल। ठीक, जुपिटर क्या है? बृहस्पति है, बृहस्पति। उसके बाद से आता है सैटर्न, यही शनि महाराज आपके ग्रह में लग जाते हैं, यही शनि महाराज है, शनि। उसके बाद से आता है यूरेनस, यूरेनस मतलब होता है अरुण। इसके बाद से आता है नेपच्यून, मतलब वरुण, अरुण वरुण। इसके बाद से 9वां पे क्या था? ये प्लूटो था, लेकिन प्लूटो गायब हो गया है, इसको इस श्रेणी में नहीं रखते हैं। देखिए याद करने का तरीका हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले बुध है, फिर शुक्र है, बुध के बाद एक रोज छोड़िए शुक्र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पृथ्वी आना है तीसरे नंबर पर, आपको याद है। बुध के पहले क्या आता है? मंगल, तो इसके बाद से मंगल एक छोड़िए, बृहस्पति एक छोड़िए, शनि, ऐसे याद कर लीजिएगा। लास्ट में अरुण वरुण याद करने की जरूरत नहीं है, याद तो हो ही जाता है, ठीक है, अरुण वरुण यम, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी में जो तरीका दे रखा है वो मैं बता रहा हूँ। मारी वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नहीं, जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, दिख रहा है 8 प्लैनेट के नाम। ये वैसे सूर्य है ना, तो सूर्य के चारों तरफ जो घूम रहे हैं ये चारों एकदम सीरीज में है। पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो इस तरह से 8 आप लोग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी में याद करने का मैंने तरीका बता दिया। बुध एक रोज छोड़ के शुक्र, बुध के पहले आ गया मंगल, एक रोज छोड़ के बृहस्पति, एक रोज छोड़ के शनि, ठीक है। अब जो ये 4 प्लैनेट हैं ऊपर के, ये होते हैं इनर प्लैनेट। क्या प्लैनेट? कौन से प्लैनेट होते हैं? इनर प्लैनेट होते हैं। इनकी एक खासियत है, ये पूरा का पूरा रॉक से बने हुए हैं, चट्टान से बने हुए हैं, मतलब एकदम रॉकी हो गए हैं। जैसे पृथ्वी पर रहते हैं ना, पृथ्वी रॉक, मिट्टी वगैरह वगैरह का मिलकर बन चुका है। अब बाकी ये जो नीचे के जो 4 प्लैनेट जो बचे हुए हैं, नीचे के जो बाकी 4 प्लैनेट हैं, ये क्या है? ये अभी भी गैसेस और लिक्विड हैं, गैसेस एंड लिक्विड के बने हुए हैं, ये अभी रॉक में परिवर्तित नहीं हुए हैं, ठीक है ना। ये पृथ्वी इस फेज से गुजर के रॉक में कन्वर्ट हुआ है। तो अभी कुछ दिन पहले जुपिटर पे क्या भेजा गया था? जूनो मिशन भेजा गया था, जूनो मिशन, ठीक है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था जूनो मिशन पे। तो पृथ्वी से जुपिटर पे जूनो मिशन भेजा गया था, काहे लिए? पता लगाने के लिए कि बहुत साल पहले पृथ्वी कैसा था, ठीक है ना। अब ये तीनों ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इसके चारों तरफ रिंग घूम रहा है। जैसे ये अगर ग्रह ऐसे है ना, इसके चारों तरफ रंग ऐसे रिंग टाइप का, छल्ला टाइप का घूम रहा है, गैसेस और लिक्विड ऐसे घूमती रहती हैं। अभी भी ये पूरी तरह रॉक नहीं बना, अभी ये पृथ्वी जैसा बनने वाला है, इसलिए जूनो मिशन भेजा गया था। जाओ भैया पता लगाओ कि इसके पहले पृथ्वी कैसा था, ठीक है। और इन चारों प्लैनेट को क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट बोलते हैं। कौन सा प्लैनेट बोलते हैं? आउटर प्लैनेट बोलते हैं। ये इनर प्लैनेट होता है, रॉक का बना हुआ है। ये आउटर प्लैनेट होते हैं, किसके बने हुए हैं? गैसेस एंड लिक्विड के चारों बने हुए हैं। इन तीनों के अगल बगल क्या घूमता रहता है? रिंग घूमता रहता है, ठीक है ना। और ये बृहस्पति जो है ना सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद से सैटर्न आता है, जो शनि महाराज आपके ग्रहण में लग जाते हैं, ठीक है ना। मेरे भी ग्रहण में लगे थे, बेचारी चली गई किसी और के साथ इसी चक्कर में, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हुआ? अब जो इसके बीच का जो स्पेस है ना, इसमें ना एस्टेरॉइड बेल्ट घूमता रहता है। इसके बीच में इनर ग्रह और आउटर ग्रह के बीच में क्या होता है? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट, जितने एस्टेरॉइड्स हैं सब इसी गोल गोल में घूमते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर ये सन है ना, तो 1 2 3 4 घूमता रहता है, बीच में यहाँ पे जो है ना ये एस्टेरॉइड का बेल्ट होता है। फिर बाकी के 4 ग्रह ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये सर्किल कर रहा है पृथ्वी सन के चारों तरफ, ठीक है। और जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये भी इसी कक्ष में
इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, एस्टेरॉयड और मीटियोरॉइड्स के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ये ग्रह के बारे में जान लीजिए। अब जानिए मरकरी। मरकरी सूर्य के सबसे करीब है। मरकरी यानी बुध सूर्य से सबसे करीब में है। इसको एक चक्कर लगाने में सबसे कम दिन लगता है 88 दिन। ठीक है, बाकी सबका आप देख के याद कर लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना, मरकरी सबसे करीब है। इसको एक चक्कर सूर्य के लगाने में 88 दिन लगता है। ऐसे पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 सही 1/4 दिन लगता है। 365 दिन नहीं लगता है, 365 सही 1/4 दिन लगता है। ये 1/4 1/4 1/4 जोड़ के ना चौथे साल में क्या हो जाता है? 366 दिन हो जाता है। इसी 366 दिन की वजह से ये क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अर्थ 365 से 1/4 दिन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो 365 दिन का एक साल होता है। लेकिन ये 1/4 1/4 1/4 4 बार जुड़ के 366 बन जाता है। इसलिए हर चौथे साल क्या होता है? एक लीप ईयर होता है। ठीक है, अब जो वीनस होता है ना, वीनस के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। वीनस क्या है? इसको अर्थ का ट्विंस बोलते हैं। ट्विंस क्या होता है? जब दो बच्चे पैदा एक साथ होते हैं ना, तो एक दूसरे को उसका ट्विंस बोला जाता है। सब कुछ सिमिलर रहता है, करीब करीब शकल सेम, बात सेम, हर चीज़ सेम हो जाता है। ठीक है, कपिल शर्मा शो पे आपने देखा होगा चिंकी मिंकी को। चिंकी मिंकी क्या है? ट्विंस है। वैसे जो वीनस है ना, वो अर्थ का ट्विंस है। वीनस क्या है? अर्थ का ट्विंस है, क्योंकि सेम साइज है, सब कुछ सेम है। बस दिक्कत वीनस के साथ ये है ना, इस पर बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या है? बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है? ये सनरेज को ज़्यादा ट्रैप कर लेता है। सनरेज को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। जो मैंने अपने ग्रीन हाउस गैस वाला एक वीडियो बनाया इन्वायरमेंट में, जाइएगा देख लीजिएगा। उस वीडियो में सारा का सारा चीज़ ग्रीन हाउस के बारे में पता चल जाएगा। ये क्या करता है? सनरेज को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से वीनस जो है, शुक्र जो है, सबसे ज़्यादा हीट गर्म होता है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा हीट ग्रह कौन सा है? वीनस है। ठीक है, जबकि मरकरी सबसे पास है, लेकिन ये उतना हीट नहीं होता है। जबकि वीनस जो है ना, इसके बाद है, फिर भी बहुत ज़्यादा हीट इस पर होता है। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थ आता है। अर्थ के बारे में अभी पढ़ेंगे। मार्स के लिए अभी मंगलयान मिशन भेजना बाकी है। ठीक है ना, तो इसीलिए मार्स भी इम्पोर्टेंट है। एक बार देख लीजिएगा, ये सीरीज याद कर लीजिएगा। ये सीरीज याद करने का जो आपको एनसीईआरटी में तरीका दिया है, ये भी एक बार याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, काम आएगा आपके। इसके बीच में यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये ऊपर के 4 को इनर प्लैनेट बोलते हैं, बाहर के 4 को आउटर प्लैनेट बोलते हैं। ये रात का बना हुआ है, ये गैसेस एंड लिक्विड के बने हुए हैं। इसके चारों तरफ अभी भी रिंग टाइप का घूमता रहता है, और ये पूरी तरह रॉक हो चुके हैं। ठीक है, इतनी बातें थी जो हम लोगों को प्लैनेट के बारे में जाननी थी। प्लूटो के बारे में आप जान ही लिए। ठीक, अब 8 ही ग्रह रह गया, 9वां नहीं रहा है। तो प्लैनेट के बारे में कुछ इतना ही था। अब प्लैनेट के बाद सीधा चलते हैं हम लोग एक प्लैनेट जो हम लोगों का है, जहाँ हम लोग रहते हैं, अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ, धरती मैया हमारी। धरती मैया नहीं रहते तो हम लोग कहाँ रहते, यही सब लोग सोचते हैं। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे पेड़ हैं, गैसेस हैं, जो श्वसन क्रिया में काम आती हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 O2 ये सारी चीज़ें इसी पे मिलती हैं, बाकी कहीं नहीं मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है? वाटर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, पानी पीने योग्य है। पानी पीने योग्य आपके मून पे भी नहीं पाया जाता है। पानी रहे तो आदमी वहाँ पे भी रह सकता है, लेकिन पानी मून पे भी नहीं है, पहाड़ और गड्ढे हैं बस। ठीक है, ये सारी चीज़ें अर्थ पे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जिंदा हैं। ये सारी चीज़ें ना रहें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये सन के चारों चक्कर लगाने में 165 सही 1/4 दिन लगता है। इसीलिए हर चौथे साल क्या होता है? 366 दिन का एक ईयर होता है। ठीक है, 366 दिन एक ईयर में होता है, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के कक्ष में तीसरे नंबर पे है। जैसे ये सन है ना, तो पहले पे मरकरी है, दूसरे वीनस और तीसरे पे अर्थ है। तीसरे पे इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तीसरे पे अर्थ है, और साइज में ये 5वें नंबर पे है, 5th इन साइज। इसके नीचे भी छोटे, इससे छोटे छोटे 3 और ग्रह हैं, 5वें नंबर पे ये है। ठीक है, और सबसे बड़ा जुपिटर। अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। अब इसको ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? अगर आप किसी और ग्रह पे या कहीं और चले गए, या फिर मून पे चले गए कहीं और से, अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो ये किस कलर का दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा। ब्लू मतलब होता है नीला। क्यों नीला कलर का दिखेगा? क्योंकि इसका 2/3 पार्ट वाटर से घिरा हुआ है। 2/3 पार्ट वाटर है,
और वाटर को दूर से देखने पे नीला दिखता है, इसकी वजह से ये ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। आइए अब इसकी साइज के बारे में बात करते हैं। जैसे दिखता है ऐसे गोल सर्किल, ठीक है, लेकिन ये सर्किल नहीं है। ये अर्थ जो हम लोगों का पूरी तरह सर्किल नहीं है। कैसा है? ऊपर से थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, थोड़ा सा फ्लैट है पोल साइड से। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। ये पोल पे थोड़ा फ्लैट हो गया है, कुछ फ्लैट हुआ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। तो कोने पे थोड़ा फ्लैट हुआ तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है। तो ये ना तो सर्किल रह गया है, ना ही एलिप्स रह गया है, ना सर्किल रह गया ना एलिप्स रह गया। इसीलिए इसको एक अलग नाम दे दिया जाता है। कौन सा शेप दिया जाता है? जियोइड शेप कहा जाता है। जियोइड। जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ, ऑइड मतलब अर्थ, शेप लाइक अर्थ या शेप ऑफ अर्थ को जियोइड बोला जाता है, ठीक है। इसके शेप के एक अलग ही नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जियोइड शेप कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया अर्थ किस शेप का है, सर्किल है कि एलिप्स है कि जियोइड है या कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या मारना है उसमें? जियोइड शेप का है। अब जियोइड की बात आ गई है तो जियोइड से रिलेटेड 2-3 वर्ड और हम सबके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ आता है जियोग्राफी, ठीक है। तो जियो में सभी को जानता है अर्थ होता है, ग्राफी में होता है राइटिंग। तो जियोग्राफी में क्या क्या आता है? राइटिंग अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में जो बातें लिखी रहती हैं किस में लिखी रहती हैं? जियोग्राफी में। अगला आता है जियोलॉजी। जियो मीन्स होता है अर्थ और लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है, जियोलॉजी। तो अर्थ की स्टडी किस में करते हैं? जियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद से आता है जियोमेट्री। जियोमेट्री भी आप लोगों ने सुना होगा। जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो अर्थ से रिलेटेड जितने मेजरमेंट होते हैं वो जियोमेट्री में किया जाता है। टोटल कितने जियो आ गए? 4 जियो। एक जियोइड शेप लाइक अर्थ, एक जियोग्राफी राइटिंग अबाउट अर्थ, एक जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, एक होता है जियोमेट्री एंड मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ये टोटल 4 टाइप के जियो हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जिससे क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है, ठीक है ना। कोई भी पूछ सकता है, तो एक बार इसको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? आइए एक और चीज़ इसी लगे लगे जान लीजिए। एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि एस्ट्रोनॉमर किसको कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, या खगोल वैज्ञानिक किसको बोलते हैं। खगोल वैज्ञानिक या विज्ञानी जो भी समझ लीजिए, ज़्यादा हिंदी आती नहीं, लेकिन जितना आता उतना मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बता दूँ। खगोल विज्ञानी वो होते हैं जो स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी करते हैं। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? सर उठाने पे जो दिख जाए सेलेस्टियल बॉडी में आता है। रात में ऐसे सोए हुए हैं ना छत पे, ऊपर ऐसे सर करके देखें, जो जो दिखा वो सारी की सारी क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। तो उसी सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी कौन करता है? एस्ट्रोनॉमर करते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमर करते हैं। अब वो सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी करने के लिए क्या बनाते हैं वो लोग? टेलीस्कोप बनाते हैं, अच्छे अच्छे जाके दूर से देखा जा सके। और जो भी मैंने बताया ना रिंग, किसके किसके अगल बगल था? जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ये इतने बड़े बड़े ग्रह हैं कि अगर टेलीस्कोप से ना पृथ्वी से भी देखा जाएगा ना तो उसके अगल बगल का रिंग हम लोगों को दिख जाएगा। बहुत तगड़ा टेलीस्कोप। तो ये किन के द्वारा लाया जाता है? ये एस्ट्रोनॉमर द्वारा लाया जाता है, ठीक है। इंडिया के सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जो है इंडिया के सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी करते हैं। सेलेस्टियल बॉडी जैसे स्टार दिख रहा है यहाँ पे, स्टार के बारे में बताते हैं, ये कौन सा स्टार है, इसको क्या बोलते हैं, इससे क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें बताते हैं लोग। कौन बताता है? एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो हमें अर्थ के बारे में जाननी थी। अर्थ के बारे में इतनी सारी बातें जान गए। अब हम लोग का आता है अगला टॉपिक मून। अगला टॉपिक क्या आता है? मून। मून क्या है? मून है चंदा मामा भैया, जो छत पे दिखते हैं रात में, सबसे बड़े। फुल मून और नो मून के बारे में मैंने आपको बताया। फुल मून अमावस्या पूर्णिमा कहते हैं, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, बहुत आराम से बताया हूँ, देख के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए जरूर पिछला वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। सुने ना आप लोगों ने, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर गगरी है, ऐसे कोई गगरी रखा हुआ है ना, अगर इसमें आधा पानी भरा हुआ है ना, अगर आप लोग कितना ही बचा के लेके चलेंगे ये पानी छलकेगा, ऐसे 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 उछाल मारेगा। लेकिन वही अगर गगरी को पूरा पानी भर दिया जाए ना, इसको कितना भी हिलाएंगे छलकेगा नहीं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है इसको हिलने डुलने के लिए। ये सब अपने जगह पे एकदम पैक्ड हो चुके हैं।
इसलिए अदजल गगरी ठीक नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, पहला पार्ट भी देखिएगा और जो ये है एक दो जितने पार्ट में अगला आ जाए वो भी देखिएगा, ताकि पूरा पूरा आपको समझ में आ जाए। मून, मून क्या है? अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जिसमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करके पढ़ लीजिएगा। अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है। ठीक है, इसका खुद का लाइट नहीं है, नो लाइट ऑफ इट्स ओन। तो ये चमकता किसके है, कैसे है? इसका खुद का लाइट तो है नहीं, तो दिखता कैसे भैया? आदमी तो यही सोचेंगे ना, इसके पास तो खुद का लाइट है नहीं तो दिखेगा कैसे? तो ये दिखता कुछ इस तरह से है, जैसे ये रहा पृथ्वी, ये रहा हम लोगों का पृथ्वी, यहाँ पे कुछ है सन यानी सूरज भगवान, यहाँ पे हम लोगों के चंदा मामा यानी मून भैया यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, सन भैया इनको ऐसे रोशनी देते हैं, यहाँ से रोशनी इनके पास ही पहुँचती है, यहाँ से इनके पास भी पहुँचती है। तो यहाँ पे इधर दिन है, जहाँ तक लाइट जाती है ना उधर दिन रहता है, जहाँ तक लाइट नहीं जाती उधर रात रहती है। तो इधर अभी रात है, अब ये क्या किया, इधर से लाइट लिया और इधर रिफ्लेक्ट कर दिया भैया। रिफ्लेक्शन की वजह से ही लाइट दिखती है, पता है ना? आँख होता है जो हम लोगों का, आँख के कोरोना में जब इमेज बनता है तभी हम लोगों को दिखता है। सेम वैसे ही क्या हुआ, यहाँ से ये लाइट आई और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगी और हम लोगों के आँखों के रेटिना पे जब ये इमेज बनेगा तो ये चंदा मामा चमकते हुए दिखेंगे। इसीलिए इनका खुद का लाइट नहीं होता है, ये पूरी तरह लाइट के लिए किस पे डिपेंडेंट है, सूरज भैया पे। सूरज भैया से लाइट लेते हैं और हम लोगों को दे देते हैं, ठीक है ना, लाइट दे देते हैं। इनका खुद का लाइट नहीं होता है, दूसरे की लाइट से चमकते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एयर है ना वाटर है, इसीलिए यहाँ पे रहने लायक कंडीशन नहीं है। नो कंडीशन टू लीव, नो कंडीशन टू लीव। रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है जीने के लिए, पता है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो वहाँ पे ना रोटी है ना कपड़ा है ना मकान है, ठीक है ना। एयर वाटर नहीं रहेगा तो वहाँ पौधे नहीं होंगे, तो पौधे नहीं होंगे तो रोटी नहीं मिलेगा। कपड़ा तो है ही नहीं, कपड़ा बनता किससे है, रेशम से बनता है, काटन से बनता है, वो भी नहीं पैदा होगा तो कपड़ा बनेगा कहाँ से। और मकान बनाने के लिए वहाँ पे गड्ढे हैं सिर्फ और पहाड़ हैं, तो गड्ढे पहाड़ पे मकान बना के हम लोग करेंगे क्या? सर्च करने तो जाना नहीं हम लोग, वहाँ पे रहने जाना है, तो यहाँ ना रहने का कंडीशन भी सही नहीं है। तो ये है कुछ मून का कंडीशन, वहाँ पे रहने लायक ना एयर है ना ही वाटर है। ठीक है क्या वहाँ पे है माउंटेन्स, माउंटेन्स हैं एंड गड्ढा है, गड्ढे को क्या बोलते हैं, सैलो डीप है, सैलो डिप्रेशंस हैं। ठीक है, डिप्रेशंस हैं, माउंटेन्स हैं और प्लेन्स हैं, बस यही तीन चीज़ें हैं। ठीक है, ये हम लोग का चंदा मामा है। चंदा मामा क्या है, कहीं पहाड़ है कहीं एकदम गड्ढा है, ये गड्ढा अंदर की तरफ बहुत सारा, फिर पहाड़ है फिर गड्ढा, ऐसे करके बस कुछ चीज़ें और कुछ प्लेन है। इसीलिए जो चंदा मामा हम लोग को दिखते हैं ना, वो कैसे दिखते हैं, ऐसे चंदा मामा दिखते हैं तो क्या दिखते हैं, ये काला काला कुछ पार्ट दिखता है उनका। ठीक है, ऐसे कुछ काला काला दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड्ढा होगा, गड्ढा होगा तो लाइट तो यहाँ पे जा नहीं पाएगी। अगर यहाँ पे गड्ढा रहा तो यहाँ पे लाइट जाएगी तो अंदर खो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या दिखेगा, हम लोगों को गड्ढा दिखेगा। तो किसी ऋषि के मारने से ये काले नहीं पड़े हैं बेचारों, ऐसा झूठ है, माइथोलॉजी बताया ना, वही माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ठीक है ना, कोई अब आप साइंस जान चुके हैं तो साइंस के हिसाब से क्या है, वहाँ पे शैलो डिप्रेशंस हैं और माउंटेन्स है, जिसकी वजह से वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो नहीं पाती, इसकी वजह से वो काली काली दिखती हैं। पानी नहीं है उन सब में। वही पृथ्वी पे क्या है, जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ क्या है, ढेर सारा वाटर भरा पड़ा है, जिसकी वजह से ये ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इसी वाटर की वजह से यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे वाटर है नहीं तो लाइफ नहीं रहेगी। मून का जो डायमीटर होता है, मून का जो डायमीटर है, खुद का मून का जो डायमीटर है वो कितना है, 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर, यानी अर्थ का जो डायमीटर है उसके 1/4 इसका डायमीटर है। ठीक है, ये बहुत छोटा है सूर्य के कंपेयर में, सूर्य से कंपेयर किया जाए तो बहुत छोटा है, सूर्य से बहुत छोटा है, चंदा मामा बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े दिखते हैं। ठीक है, और सारे तारों से भी काफ़ी छोटे हैं, और सारे जो तारे हैं उन सब से भी ये काफ़ी छोटे हैं, फिर भी तारे वाले कंपेयर में भी ये बहुत बड़े दिखते हैं। क्यों बड़े दिखते हैं, क्योंकि ये मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूर ही है पृथ्वी से। कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर ये पृथ्वी से मात्र दूर है, इसके वजह से ये बड़े दिखते हैं। ठीक है, बड़े इसी वजह से दिखते हैं क्योंकि मात्र बहुत कम दूरी पे हैं एज कम्पेयर टू सन। अब इनकी एक और क्वालिटी है कि भैया ये जितने दिन में रोटेशन करते हैं जो होते हैं, ये मून भैया क्या करते हैं, अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं, अर्थ के चारों ओर मून भैया ऐसे 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 घूमते रहते हैं।
तो इसके चारों तरफ घूमने को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। ठीक है, इसके चारों तरफ घूमने के साथ साथ अर्थ भैया क्या करते हैं? अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशन। पृथ्वी भी ऐसी मोशन करती है, वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है, रोटेशन भी करता है, और साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूमता है, रिवोल्यूशन भी करता है। ठीक है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन ये भी करता है, रोटेशन रिवोल्यूशन चंद्रमा में भी करते हैं। बस ये है कि इनका जो रोटेशन और रिवोल्यूशन का जो पीरियड है वो मात्र 27 दिन होता है। कितने दिन होता है इनके रोटेशन और रिवोल्यूशन का पीरियड? 27 दिन होता है। अब इनका रोटेशन और रिवोल्यूशन का पीरियड सेम है, इसके वजह से ना मून का जो है ना एक ही फेस हम लोग हमेशा देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रोटेशन और रिवोल्यूशन का पीरियड सेम है। ये चारों जिस स्पीड से घूमते हैं उस स्पीड से अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, इसके वजह से इनका हमेशा एक ही पार्ट हम लोगों को विजिबल होता है, पार्ट चेंज नहीं हो पाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, 27 दिन लगता है, इसकी वजह से मात्र एक ही पार्ट इनका विजिबल होता है। ये क्या है? सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? अर्थ का सैटेलाइट है। ऐसे सारे ग्रहों के सैटेलाइट है, मात्र 2 ग्रह के सैटेलाइट नहीं है। स्टार्टिंग से जो 2 ग्रह हैं मरकरी और वीनस, मरकरी और वीनस, इन दोनों के कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट्स। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है भैया किसके किसके सैटेलाइट नहीं है, तो मरकरी और वीनस का भैया परमानेंट है, इसके कोई सैटेलाइट नहीं है। और इसके बाद से आता है अर्थ। अर्थ का एक सैटेलाइट है, कौन सा है सैटेलाइट? मून। जैसे मार्स के दो सैटेलाइट हैं, जो जो बढ़ते जाएंगे तो सैटेलाइट का नंबर बढ़ता जाएगा, बाकी सबके सैटेलाइट्स हैं, बस मरकरी और वीनस के सैटेलाइट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये हुए कुछ मून के बारे में अच्छी खासी जितनी बातें थी सब मैंने बता दिया। ठीक है ना, आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मून पे वैसे नासा इसरो सब ने काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है, सभी लोग वहाँ जाके घूम आ चुके हैं, तभी तो उन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे ना एयर है, ना वाटर है, ना रहने लायक कंडीशन है, सिर्फ पहाड़ है, नदियाँ, सब उन सब के एक्सपेरिमेंट के बाद ही लिखा गया इसमें सारी चीज़ें। ठीक है ना, सबसे पहले कौन गया था भैया? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है, 1969 में। 1969 में चंद्रमा में सबसे पहले कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। नील आर्मस्ट्रांग, आपको पता होगा सबसे पहले चंद्रमा कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग। 3 डेट में क्वेश्चन पूछा था। दूसरा कौन गया? दूसरा कोई नहीं बता पाता है। ठीक है ना, वैसे मैं भी नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है, अब सैटेलाइट क्या होता है? जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। तो प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है मैन मेड सैटेलाइट। एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड सैटेलाइट होता है। 2 तरह के सैटेलाइट हैं, एक नेचुरल है, एक मैन मेड। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला सैटेलाइट कौन सा है? मून। ये कौन सा सैटेलाइट है? ये नेचुरल सैटेलाइट है, ये नेचुरली उसके चारों तरफ घूमता है। और मैन मेड सैटेलाइट्स कौन होते हैं? जो हमारे साइंटिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? सैटेलाइट बनाते हैं, काहे लिए? मेनली वेदर के बारे में जानने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्रॉडकास्ट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं लोग? ये लोग अपना खुद का सैटेलाइट बनाते हैं और पृथ्वी का ऐसे जो पृथ्वी है ना, इसके कक्ष में ऐसे ले आके बिठा देते हैं। ये मान लीजिए सैटेलाइट है ना, इसके कक्ष में ऐसे बिठा देंगे। अब ये चंदा मामा के जैसे ये भी चारों तरफ इसके घूमता रहेगा और क्या करेगा? लेंसेज से फोटो लेके यहाँ पे भेजता रहेगा कि क्या कंडीशन है वेदर का, ब्रॉडकास्ट कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें सैटेलाइट करता रहेगा। ये कैसे भेजा जाता है? रॉकेट का इस्तेमाल करके इन सैटेलाइट्स को उतना दूर भेजा जाता है, रॉकेट्स का इस्तेमाल करके इन सैटेलाइट को इतनी दूर भेजा जाता है। ठीक है, अब ये अर्थ है। ठीक है ना, अर्थ का यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर है। ठीक है ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो नहीं रह सकता, इसको क्या करना होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाके यहाँ पे रख दिया जाता है। तो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से इसके चारों तरफ यहीं फंस जाता है और ये चारों तरफ ऐसे घूमने लगता है। अब यहाँ पे ये किसके कैसे भेजा जाता है? रॉकेट की मदद से। ठीक है ना, रॉकेट की मदद से इसको यहाँ पे पहुँचाया जाता है। अब यहाँ इस अर्थ के एक क्वेश्चन पूछता है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? एस्केप वेलोसिटी, ये फिजिक्स में आएगा आपके एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि रॉकेट को पृथ्वी का एटमॉस्फेयर छोड़ने के लिए टोटल कितनी स्पीड से वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या स्पीड होना चाहिए कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर आसानी से छोड़ दे, कोई दिक्कत ना हो। तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतने स्पीड से रॉकेट को
पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ उड़ाया जाए और इतना स्पीड इसके एटमॉस्फेयर के लास्ट लेयर तक मेंटेन करके रखे तो ये इसका एटमॉस्फेयर छोड़ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल सकता है, यानी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बाहर निकल सकता है। फिर उसके बाद जहाँ रख दिया जाए वहाँ इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ हम लोगों के क्या किए जाते हैं, मैन मेड सेटेलाइट रख दिए जाते हैं, जो कि आजकल बहुत ही यूजफुल हो गया हर चीज़ के लिए मैन मेड सेटेलाइट, ठीक है ना। इसके वजह से क्या हो रहा है, ढेर सारा डेब्रिस जमा हो रहा है, जो मैन मेड सेटेलाइट वहाँ टूट जा रहा है या किसी वजह से वहाँ ख़त्म हो जा रहे हैं तो वो वहीं पे छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पेस में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यही इसका मेन कारण है स्पेस में पॉल्यूशन बढ़ने का, ठीक है। मैन मेड सेटेलाइट है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, सर्च किया गया और एक सेटेलाइट से दूसरे सेटेलाइट को तोड़ने वाला इंतजाम कर लिया गया। अब उससे क्या करते हैं लोग, यहाँ से मार के ये वाले सेटेलाइट को तोड़ दिए। सेटेलाइट टूटने के बाद इसका जो डेब्रिस बनेगा, ढेर सारा इसका टुकड़े होंगे, वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में घूमते रहेंगे, ठीक है ना। तो यही होता है स्पेस पॉल्यूशन। ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो आप लोग भी स्पेस पॉल्यूशन पे जरूर पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंटी सेटेलाइट बना था, एंटी सेटेलाइट वाला है, क्या बना था, एंटी सेटेलाइट्स। वो दुश्मन से आने वाले जितने सेटेलाइट थे उनको तोड़ के वहीं गिरा सकता था, ठीक है। एंटी सैट बोला जाता था, ए सैट, ठीक है। तो ये थी कुछ सेटेलाइट्स के बारे में, सेटेलाइट के टाइप के बारे में, नेचुरल सेटेलाइट और मैन मेड सेटेलाइट क्या होता है इसके बारे में थी, ठीक है। और बाकी दो टॉपिक और बचते हैं, मीटियोर्स, मीटियोरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स एंड जो हम लोग का यूनिवर्स है, यूनिवर्स किससे किससे मिल के बना, ये 3 टॉपिक इस चैप्टर का अभी भी बच जाता है, जो हम लोग पार्ट नंबर 3 में देखेंगे, पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। आज तक जितना पढ़ा वो काफ़ी है, बहुत सही पढ़ा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बाद से हम लोगों ने सन के बारे में पढ़ा, जो जो चीज़ें थी। सन के बाद से हम लोगों ने प्लैनेट के बारे में पढ़ी, प्लैनेट कौन कौन से हैं। प्लैनेट के बाद से हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ के बाद से हम लोगों ने मून के बारे में पढ़ा, और मून के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेटेलाइट्स के बारे में पढ़ा, सेटेलाइट और उसके टाइप के बारे में, कितने टाइप के सेटेलाइट्स होते हैं। इतने सारे टॉपिक आज हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। इतना आप सभी लोग एक बार देख लीजिएगा अंत तक, बहुत काम का चीज़ है, ये ज्योग्राफी में हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये कहीं छूट के नहीं जाने वाला है। तो आज के बस इतना ही। मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, इसको क्या करिएगा आप सभी लोग, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। सब्सक्राइब मारने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।